कल से आगे अपन स्टडी करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था उसी से जस्ट आगे अभी आज हम स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्रोसीजर। इसके बारे में कुछ डिस्कशन हम लास्ट टाइम कर चुके हैं, उसी से जस्ट आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हमें क्या-क्या जरूरत होती है। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि प्लांट मटेरियल्स चाहिए, यानी कि प्लांट मटेरियल मींस एक्सप्लांट हमें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए और ग्लासवेयर्स चाहिएंगे। प्लास्टिक वेयर्स और ग्लासवेयर्स हमें चाहिएंगे। इक्विपमेंट जैसे ओवन है, ऑटोक्लेव है, इंक्यूबेटर है, इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स है वो हमें चाहिएंगे। इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिएंगे। एसेप्टिक कंडीशन चाहिएगी जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। वॉशिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी चाहिएगी, मीडिया प्रिपरेशन रूम चाहिएगा, स्टरलाइजेशन रूम चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडियम, ट्रांसफर रूम, कल्चर रूम और इंक्यूबेटर, प्रॉपर एंड ऑप्टिमम एरेशन, वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग एरिया और मैनेजमेंट रूम। और उसके बाद हमने ये स्टडी की थी, जनरल इनके बारे में जाना था। आज हम डिटेल से इनकी स्टडी करेंगे कि मेथोडोलॉजी क्या होती है प्लांट टिश्यू कल्चर की। तो जैसा मैंने कल भी कहा था कि प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। क्योंकि जैसे मैंने कल भी बताया था कि जब भी अगर बायोटेक के किसी भी टॉपिक को हमें पढ़ना है तो हमें सबसे पहले ये दिमाग में लेके चलना होगा कि हम किसी टेक्निक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम टेक्निक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है। उसी प्रोसीजर को हमें दिमाग में रखना होगा और उसी प्रोसीजर को हमें हमेशा रिमेम्बर करना होगा और हमें उसी प्रोसीजर को लिख के आना होगा। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर जैसा हम बता पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले जैसे मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हमें एक्सप्लांट का सिलेक्शन और कलेक्शन करना होता है। उसके बाद हम एक्सप्लांट जब लेकर आ जाएंगे लेबोरेटरी के अंदर तो स्टरलाइजेशन करना होता है। स्टरलाइजेशन के बाद में हम न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद इनोकुलेशन करेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे, रीजनरेशन, और उसके बाद रीजनरेशन के बाद में हार्डनिंग और उसके बाद में जो है वो इन विवो ट्रांसफर हम करेंगे। ये पूरी प्रोसीजर है। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक पूरा प्रोसीजर प्लांट टिश्यू कल्चर का। टिश्यू कल्चर की जितनी भी टेक्निक्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट यही जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। अब अगर हम बात करें डिटेल से इन सब पॉइंट्स की, तो जैसा कि हम पहला जो हमारा पॉइंट था वो क्या था, एक्सप्लांट सिलेक्शन एंड कलेक्शन। तो एक्सप्लांट के सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्सप्लांट का जो सिलेक्शन है, तो एक्सप्लांट मैंने पहले भी बताया था कि एक्सप्लांट हम किसे कहेंगे, कोई भी प्लांट पार्ट जो हम इन विवो कंडीशन से लेकर आते हैं लेबोरेटरी में बायोटेक्नोलॉजी की किसी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए या प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने के लिए जो हम लेकर आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। तो प्लांट टिश्यू कल्चर आर जनरली इनिशिएटेड फ्रॉम मल्टीसेल्युलर टिश्यू फ्रेगमेंट्स। कोई भी टिश्यू का फ्रेगमेंट्स हो सकता है, यानी कि टिश्यू के फ्रेगमेंट्स मींस यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई भी प्लांट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें कि मल्टीसेल्युलर टिश्यूज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, कॉल्ड एक्सप्लांट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग प्लांट्स। और इसे हम कहां से लेकर आएंगे, लिविंग प्लांट से, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं। एक्सप्लांट्स में ओरिजिनेट फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट टिश्यू। कहां से हम एक्सप्लांट, क्या एक्सप्लांट हम जो है वो यूज में ले सकते हैं। लीफ को हम एज ए एक्सप्लांट काम में ले सकते हैं, स्टेम को हम एज ए एक्सप्लांट काम में ले सकते हैं, रूट को हम एज ए एक्सप्लांट काम में ले सकते हैं, पेटियोल, हाइपोकोटाइल, कोटिलिडन, एम्ब्रियो और मेरिस्टेम। इस तरीके से हम इनमें से किसी को भी हम एक्सप्लांट काम में ले सकते हैं। इनमें से किसे हम एक्सप्लांट काम में लेंगे यह डिसाइड होगा किसके जरिए, कि हमें कौन सी प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक को परफॉर्म करना है। जिस प्लांट टिश्यू की टेक्निक को हमें परफॉर्म करना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लांट हमारा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे कलेक्ट करेंगे। अगर हमारा पर्पस मेरिस्टेम टिप कल्चर है तो हम मेरिस्टेम जो है उनको हम एज ए एक्सप्लांट काम में लेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है हम उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाले जो मेरिस्टेम है उस मेरिस्टेम को हम एक्सप्लांट काम में लेंगे। अब इसी तरीके से अगर हमारा
रूट कल्चर है या फिर स्टेम कल्चर है, तो जो भी हमारा जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक्सप्लांट कौन सा काम में लेना है और हमें एक्सप्लांट कौन सा सेलेक्ट करना है और उसके बाद में हमें एक्सप्लांट कौन सा चाहिए और उसी अकॉर्डिंग हम एक्सप्लांट कलेक्ट करके लेबोरेटरी में लेकर आएंगे। अब बात करें सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट की, तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा वही चीज यहाँ लिखी हुई मिल रही है। द एक्सप्लांट इज सिलेक्टेड, इट इज आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एक्सप्लांट, कि ये भी हमारे डिपेंड करेगा कि हमें अगर हैप्लॉइड कल्चर या एंथर कल्चर हमें करना है, तो एंथर कल्चर जब हम करेंगे तो वहां पे हमें देखना होता है कि हैप्लॉइड प्लांट जो है वहां से हम हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन करवाएंगे, तो हमें यह भी ध्यान देना होगा कि प्लांट जो एक्सप्लांट जो है वो हम किस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्लांट को सिलेक्ट करना होगा। प्लांट ग्रोथ कैन बी अचीव्ड इन 2 वेज। प्लांट ग्रोथ जो है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स में या प्लांट टिश्यू कल्चर में 2 तरीके से अचीव की जा सकती है। पहला है ऑर्गेनोजेनेसिस और दूसरा है एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि पहला मेथड हम देख रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि ऑर्गन का डेवलपमेंट किया जाए, डेवलपमेंट करवाया जाए या इंडक्शन करवाया जाए, ऑर्गन का डेवलपमेंट या इंडक्शन करवाया जाए लेबोरेटरी के अंदर या इन विट्रो कंडीशंस में, उन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम में इंडक्शन देकर एक्सप्लांट से या तो ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाया जाए और या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करवाया जाए। तो या तो ऑर्गेनोजेनेसिस या फिर एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस जो हम करेंगे लेबोरेटरी के अंदर, वो एम्ब्रियोजेनेसिस हम क्यों सोमेटिक सेल से करेंगे, यानी कि सोमेटिक सेल से एम्ब्रियो का निर्माण करेंगे, इसलिए इस एम्ब्रियोजेनेसिस को क्या बोल रहे हैं हम, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। इनके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे से आगे पढ़ते जाएंगे, एक एक पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो और भी प्लांट टिश्यू कल्चर के जो मेथड्स हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं इनके। यहाँ पे दूसरा जो हम देख पा रहे हैं कि शूट्स डायरेक्टली बाय एप्रोप्रिएट मीडिया, यानी कि कोई हम मीडिया प्रोवाइड कर दे और उससे शूट्स का डेवलपमेंट करवा ले और उसके बाद में रूट का डेवलपमेंट करवा ले, ताकि प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाए। और इस तरीके से या तो ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा सकते हैं हम या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि एक्सप्लांट किस तरीके से एक्सप्लांट लिया गया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पूरा प्लांट है हमारे सामने। इस प्लांट से केवल लीव्स जो है वो यहाँ पे हमने ले ली है और लीव्स का जो एक्साइज पार्ट पीस है उसे हम काट के एज ए एक्सप्लांट के तौर पर हम इसे काम में ले रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लांट जो है सिलेक्शन और कलेक्शन करते हैं। जैसे ही एक्सप्लांट का सिलेक्शन और कलेक्शन करके हम लेबोरेटरी में ले आते हैं तो हमें उसका क्या करना होता है, स्टरलाइजेशन करना होता है। और स्टरलाइजेशन किसे कहेंगे ये हम पहले बता चुके हैं। स्टरलाइजेशन कहेंगे कि कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट को क्रिएट करना, यानी कि जो भी कंटेमिनेशंस हैं उन कंटेमिनेशन को रिमूव करना। रिमूवल ऑफ कंटेमिनेशन क्या कहलाता है, स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन मेथड यूज्ड इन टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। इनमें कौन कौन सभी मटेरियल्स का जो है वो हमें स्टरलाइजेशन करना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी की जितनी भी टेक्निक्स हम परफॉर्म करेंगे उसमें हमें एसेप्टिक मीडियम चाहिए या एसेप्टिक इन्वायरमेंट चाहिए। एसेप्टिक इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि हमें कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट के अंदर ही पूरी टेक्निक को परफॉर्म करना होगा। इसलिए स्टरलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट सभी चीजों का स्टरलाइजेशन हमें करना होगा जो हम लेबोरेटरी के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर परफॉर्म करते वक्त काम में ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उन सभी को हमें स्टरलाइज करना होगा। चाहे वो वेसल्स हो, टेस्ट ट्यूब्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, मीडियम हो या फिर कोई प्लांट मटेरियल जो एक्सप्लांट हो, किसी को कोई भी चीज हो उसे हमें क्या करना होगा, स्टरलाइजेशन करना होगा। और उसके लिए अलग अलग मेथड्स जो है वो हमें यूज करने होंगे स्टरलाइजेशन के। उनको भी अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है कि स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो भी आपके लोगों के सिलेबस में मेंशन है, तो उसको हम डिटेल में स्टडी अलग से करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो हम यूज में लेते हैं स्टरलाइज करने के लिए सभी मटेरियल्स को। कौन कौन से मेथड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, तो फर्स्ट जो मेथड है वो ड्राई हीट ट्रीटमेंट, फ्लेम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फिल्टर स्टरलाइजेशन, वाइपिंग विथ 70% एथेनॉल, सरफेस स्टरलाइजेशन। These 6 are the methods of sterilization। ये 6 मेथड्स यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं स्टरलाइजेशन के। इनमें से कोई एक मेथड हम यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए, अलग अलग चीजों को स्टरलाइज करने के लिए जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर परफॉर्म करनी है या जो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम काम में ले रहे हैं उन सभी का अलग अलग तरीके से हम स्टरलाइजेशन करते हैं। किसका स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं ये अभी हम डिटेल में समझेंगे।
इस डायग्राम के जरिए भी देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो फर्स्ट जो मेथड है हमें दिखाई दे रहा है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, उसके लिए ओवन की, जैसे ड्राई हीट मींस हम हीट देते हैं और सूखी हीट देते हैं। सूखी हीट कैसे, यहाँ पे हम ओवन की बात कर रहे हैं, तो ओवन हम यहाँ देख पा रहे हैं, उस ओवन के अंदर हॉट एयर ओवन होता है। हॉट एयर ओवन के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स वगैरह को हम मेंशन कर देते हैं। टेस्ट ट्यूब वगैरह या जो भी हमारा कल्चर है, कल्चर वायर्स है या वेसल्स हैं, उनको हम इसमें प्लेस कर देते हैं। प्लेस करने के बाद में इसे बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में निश्चित टेम्परेचर हम डिसाइड कर देंगे और उस टेम्परेचर को डिसाइड करके हॉट एयर जो है उसके थ्रू ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो यहाँ पे किया जाता है या स्टरलाइज किया जाएगा। अगर ग्लासवेयर्स हैं हमारे, तो उन ग्लासवेयर्स को भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं, या जो भी ग्लासवेयर्स वगैरह होते हैं उन्हें हम इसके जरिए स्टरलाइज कर सकते हैं। दूसरा जो स्टरलाइजेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं वो है फ्लेम स्टरलाइजेशन। फ्लेम स्टरलाइजेशन में यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो कि हम सिंपल से मेथड्स हैं। फ्लेम स्टरलाइजेशन में क्या है, यहाँ पे एक फ्लेम जलाई गई है और स्प्लिट लैंप जलाई गई है, और स्प्लिट लैंप की जो फ्लेम है, इस फ्लेम से स्टरलाइज किया जा रहा है। फ्लेम स्टरलाइजेशन जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम सब कल्चरिंग करते हैं या भी जब भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स को परफॉर्म करते हैं, तो फ्लेम स्टरलाइजेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का, जो हमें लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट प्लांट टिश्यू कल्चर का जो स्टार्टिंग फेज होती है, इनिशियल फेज होती है, उसे परफॉर्म करने के लिए हमें फ्लेम स्टरलाइजेशन की आवश्यकता जरूरी होती है और उसकी जरूरत हमें होती है। क्योंकि जब भी हम लेमिनार एयर फ्लो पे जो भी वर्क करेंगे, लेमिनार एयर फ्लो पे वर्क करते वक्त हमें बीच बीच में जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं उनके कॉटन प्लग को हटाना होगा। तो जब कॉटन प्लग को हम हटाते हैं, मीडिया जो हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, या एक्सप्लांट जब भी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं, एक्सप्लांट जो है ट्रांसफर करते हैं, सब कल्चरिंग करते हैं, बेच कल्चर या सब कल्चर करते हैं, तो उन सब प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूअस कल्चर या बेच कल्चर जब हम करेंगे तो वहां पे हमें मीडिया भी चेंज करना होता है। तो जब हम इस तरीके के जो प्रोसीजर करेंगे, उन सभी प्रोसीजर के टाइम पे हमें स्टरलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और वहां स्टरलाइजेशन जो किया जाएगा वो फ्लेम स्टरलाइजेशन के जरिए ही किया जाएगा। अगर मैं सिंपल वे में इतनी सारी बातें जो मैंने बोली है उसको अगर मैं एक ही सेंटेंस में कंप्लीट करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ग्रोइंग जो कल्चर होता है, उस ग्रोइंग कल्चर के लिए ग्रोइंग कल्चर टेक्निक्स, ग्रोइंग कल्चर को फ्लेम स्टरलाइजेशन के जरिए ही कंटेमिनेशन फ्री रखा जाता है या स्टरलाइज किया जाता है। तीसरा जो स्टरलाइजेशन है मेथड है वो है, तीसरा जो स्टरलाइजेशन मेथड है वो है ऑटोक्लेविंग। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टरलाइजेशन के लिए नॉर्मली यूज किया जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑटोक्लेव के डायग्राम भी हम देख पा रहे हैं, कुछ अलग अलग तरीके के ऑटोक्लेव हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन ऑटोक्लेव के जरिए भी स्टरलाइजेशन किया जाता है, और नॉर्मली ऑटोक्लेव जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टरलाइजेशन के अंदर। जब हम मीडिया, एमएस मीडिया या मीडिया जो बनाते हैं हम, न्यूट्रिएंट मीडिया, उस न्यूट्रिएंट मीडिया को भी अगर हमें स्टरलाइज करने की जरूरत होती है, तो उसका स्टरलाइजेशन जिसमें किया जाता है वो है ऑटोक्लेव। या फिर ग्लासवेयर्स और प्लास्टिक वेयर्स होते हैं, उनको भी हम ऑटोक्लेव के जरिए स्टरलाइज कर सकते हैं। किस तरीके से हम करते हैं उसका भी एक सिंपल मेथड है, उसकी एक पूरी टेक्निक है ऑटोक्लेव की कि किस तरीके से परफॉर्म करता है। नॉर्मली अगर इसकी टेक्निक को मैं बताऊं तो इसको एक सिंपल वे में समझ सकते हो। जो हमारे घर पे प्रेशर कुकर होता है, उस प्रेशर कुकर के समान ही यह फंक्शन करता है। हल्की सी इसकी बनावट को भी देखोगे तो ध्यान से हमें दिखाई दे रहा है कि इसकी बनावट लगभग प्रेशर कुकर की जैसी हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन है वो भी एक प्रेशर कुकर की तरह ही हमें देखने को मिलता है। इसमें हम पानी डाल देते हैं, और पानी डालने के बाद में जो भी ग्लासवेयर्स, प्लास्टिक वेयर्स या फिर जो भी हमने फ्लास्क वगैरह जो ले रखा है, जिसके अंदर हमने कोनिकल फ्लास्क वगैरह जो हमने ले रखे हैं, जिसमें कि मीडिया, एमएस मीडिया या न्यूट्रिएंट मीडिया जो हमने प्रिपेयर कर रखा है, उस मीडिया को अच्छे से कॉटन प्लग लगा के और इसके अंदर प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद में इसे प्लग में लगा के, और प्लग में लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए अगर हम इसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अंदर ही अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, जो कि पूछा भी जाता है कि ऑटोक्लेव जो है वो कितने टेम्परेचर के ऊपर और कितने प्रेशर के ऊपर फंक्शन करता है, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का, और जो प्रेशर रहता है वो होता है 15 psi। तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 15 psi पर ऑटोक्लेव के जरिए
एमएस मीडिया या मीडियम या न्यूट्रिएंट मीडियम जो है उसका स्टरलाइजेशन और ग्लासवेयर और प्लास्टिक वेयर का स्टरलाइजेशन ऑटोक्लेव के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट स्टरलाइजेशन मेथड जो हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख पा रहे हैं वो है फिल्टर स्टरलाइजेशन टेक्निक। यहाँ पे मेम्ब्रेन फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि स्टरलाइज करते हैं जो भी मटेरियल, जो भी लिक्विड जो है वो उस लिक्विड को स्टरलाइज करने का काम करते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के जरिए। तो यहाँ पे ये कुछ 4 मेथड्स जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। 5वां मेथड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो वाइपिंग विथ 70% एथेनॉल। ये बहुत कॉमन मेथड है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब भी हमें स्टरलाइज करना होता है तो हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम तो हम डिटोल या सेवलॉन का इस्तेमाल करते हैं। वो इसीलिए करते हैं ताकि वहां से हम कंटेमिनेशन को हटा सकें, रिमूव कर सकें। तो ऐसे वहां पे उसमें हम ध्यान से देखोगे तो उसमें अल्कोहल होता है या एथेनॉल होता है। तो वाइपिंग विथ एथेनॉल 70% एथेनॉल जो है वो भी एक प्रोसीजर है किसका, स्टरलाइजेशन का। यानी कि अगर जैसे हम लेबोरेटरी में एंटर करेंगे तो हमारे हाथ जो होते हैं उन हाथ पे कंटामिनेशन होता है, तो उस कंटामिनेशन को रिमूव करने के लिए 70% एथेनॉल से अगर हम वाइप कर लें या हाथ धो लेंगे तो वहां पे हमारे हाथ जो है वो स्टरलाइज कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से जो लेमिनार एयरफ्लो बेंच होती है या और जो इंस्ट्रूमेंट जिन्हें हम एथेनॉल के जरिए वॉश कर सकते हैं या वाइप कर सकते हैं, तो उनको भी एथेनॉल या 70% एथेनॉल के जरिए जो है वो स्टरलाइज किया जाता है। और लास्ट मेथड जो दिया हुआ है स्टरलाइजेशन का वो यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन का जो है इसको केमिकल स्टरलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। केमिकल स्टरलाइजेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है वो एक्सप्लांट का किया जाता है। सरफेस स्टरलाइजेशन जब एक्सप्लांट का स्टरलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन। एक्सप्लांट स्टरलाइजेशन मींस जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक्सप्लांट हम इन विवो कंडीशन से लेके आ रहे हैं तो उस पर कंटेमिनेशन होना स्वाभाविक है, तो उसके कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सरफेस स्टरलाइजेशन के मेथड को यूज करते हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन मेथड में सोडियम हाइपोक्लोराइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH या फिर सोडियम NaOCl जो है वो यूज किया जाता है सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। सरफेस स्टरलाइजेशन के अंदर हम प्रोसीजर को अगर हम पढ़ें तो पहला प्रोसीजर क्या होगा इसका, जैसे ही हम एक्सप्लांट लेकर आते हैं लेबोरेटरी में, सबसे पहले उसे टैप वाटर से धोते हैं, टैप वाटर से धोएंगे। फिर टैप वाटर से धोने के बाद में उसे डिटर्जेंट के साथ धोएंगे। डिटर्जेंट के साथ धोने के बाद में उसे डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद में उसे सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जरिए सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे। उसके सरफेस के ऊपर जो भी एक्सप्लांट हम बाहर से लेकर आए हैं उस एक्सप्लांट के ऊपर के सरफेस पे जो भी कंटेमिनेशन मौजूद है उस कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए केमिकल्स का यूज करेंगे। और वो केमिकल क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये कुछ 6 मेथड है, ड्राई हीट ट्रीटमेंट, फ्लेम स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, फिल्टर स्टरलाइजेशन, वाइपिंग विद 70% एथेनॉल और सरफेस स्टरलाइजेशन। जिसमें से मैंने बताया ड्राई हीट ट्रीटमेंट में ओवन के जरिए हम क्या करेंगे, हॉट एयर ओवन या फिर ओवन के जरिए हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स या फिर जो भी हमें ग्लासवेयर या प्लास्टिक वेयर जिनको हमें स्टरलाइज करना है तो उन्हें हम ओवन या हॉट एयर ओवन के अंदर रख देंगे एक निश्चित टेम्परेचर को डिसाइड करके, तो ताकि वो स्टरलाइज हो जाए एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर। सेकेंड जो मेथड है वो हमने यहाँ पे देखा फ्लेम स्टरलाइजेशन। फ्लेम स्टरलाइजेशन जो है वो किसके लिए है, ग्रोइंग जो कल्चर होता है, यानी कि जो भी हम प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म कर रहे हैं उस परफॉर्म करने के दौरान जो फ्लेम है वो जारी रहेगी और फ्लेम से स्टरलाइजेशन जो है वो हम जारी रहेगा ताकि कंटेमिनेशन ना आ पाए। जब तक हम प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक को परफॉर्म कर रहे हैं तब तक कंटेमिनेशन ना आ पाए, इसलिए फ्लेम स्टरलाइजेशन किया जाता है। यानी कि फ्लेम स्टरलाइजेशन किसका होगा, ग्रोइंग कल्चर का जो फ्लेम स्टरलाइजेशन किया जाता है। ऑटोक्लेविंग के जरिए किस का स्टरलाइजेशन किया जाएगा, ग्लासवेयर्स और प्लास्टिक वेयर्स का भी किया जा सकता है। और उसके साथ में ही जो मीडिया है, एमएस मीडिया या जो भी हम मीडिया बनाते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए या इन विट्रो ग्रोथ के लिए जो भी हम मीडिया बनाते हैं उस मीडिया का स्टरलाइजेशन जो है वो ऑटोक्लेव के जरिए किया जाता है। फिल्टर स्टरलाइजेशन, किसी भी लिक्विड का स्टरलाइजेशन करने के लिए फिल्टर स्टरलाइजेशन टेक्निक को हम काम में ले सकते हैं। वाइपिंग विद 70% एथेनॉल, इसमें हमने बताया कि हैंड स्टरलाइजेशन जो हमारे हाथ हैं उनका स्टरलाइजेशन, हैंड स्टरलाइजेशन और इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन लाइक लेमिनार एयरफ्लो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स का जो स्टरलाइजेशन है वो भी 70% एथेनॉल के जरिए किया जा सकता है।
और लास्ट जो हमने बताया सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन किसका किया जाएगा? सरफेस स्टेरिलाइजेशन जो हम करते हैं वो किसका करते हैं? एक्सप्लांट का जो स्टेरिलाइजेशन होगा वो किसका क्या होगा? सरफेस स्टेरिलाइजेशन। सरफेस स्टेरिलाइजेशन में जैसे हमने अभी बताया कि सरफेस स्टेरिलाइजेशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसे हम केमिकल स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जान सकते हैं। कल्चर मीडिया की बात करें हम, यहां तक हमने दो प्रोसीजर देखे हैं। हमारी फर्स्ट स्टेप थी सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट के बारे में हमने बताया कि क्या क्या हम एक्सप्लांट काम में ले सकते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रोसीजर था हमारा स्टेरिलाइजेशन। उसके बारे में हमने जाना कि स्टेरिलाइजेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस मेथड के जरिए किन किन का स्टेरिलाइजेशन जो है वो किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट था वो हमारा था मीडिया प्रिपरेशन या कल्चर मीडिया प्रिपरेशन। तो कल्चर मीडिया क्या होता है वो हम पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। एक्सप्लांट्स आर देन यूजुअली, जैसे स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन के बाद में हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट्स आर देन यूजुअली प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड कल्चर मीडियम। सॉलिड कल्चर मीडियम यहाँ पे क्यों लिखा है? जैसा मैंने बताया कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर की हम आगे जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे उसमें दो ही तरीके के कल्चर मीडियम को हम काम में लेंगे, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड। जो लिक्विड अगर काम में लेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन कल्चर कहेंगे। लेकिन जहां पे अधिकतर जो प्लांट टिश्यू कल्चर में टेक्निक्स होती हैं उनके अंदर हमें सॉलिड सरफेस चाहिए होगी और सॉलिड कल्चर मीडियम हमें बनाना होगा। कल्चर मीडियम तो लिक्विड ही होगा लेकिन उसे सॉलिडिफाई करना होगा हमें। तो कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाई किसके जरिए किया जाएगा? सॉलिडिफाइंग एजेंट के जरिए। और वो सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा होता है वो हमने पहले भी बताया है। वो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है आगार आगार। आगार आगार जो है उसके जरिए हम क्या करते हैं, कल्चर मीडियम को सॉलिडिफाइंग कर देते हैं या सेमी सॉलिड हम उसे बना देते हैं ताकि सॉलिड सरफेस जो है वो एक्सप्लांट को ग्रोथ करने के लिए मिल सके। तो सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर ये काफी बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि प्लांट टिश्यू कल्चर में सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? आगार आगार का। और आगार आगार किससे प्राप्त होती है? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगार आगार प्राप्त होती है रेड एल्गी से। और रेड एल्गी कौन से? जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इस तरीके की जो स्पीसीज होती है, इस तरीके की जो रेड एल्गा होते हैं उनसे ही जो है आगार आगार प्राप्त किया जाता है। और आगार आगार का यूज कहाँ है? कल्चर मीडिया के अंदर सॉलिडिफाइंग करने के लिए या सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर उसका उपयोग किया जाता है। बट आर समटाइम्स प्लेस्ड डायरेक्टली इनटू ए लिक्विड मीडियम। यहाँ पे लिखा कि अधिकतर टाइम तो जो है वो सॉलिड कल्चर मीडियम पर एक्सप्लांट को प्लेस किया जाएगा, लेकिन कभी कभी उसे डायरेक्टली लिक्विड कल्चर मीडियम पर ही प्लेस कर दिया जाता है। और वो कब होगा? व्हेन सेल सस्पेंशन कल्चर आर डिजायर्ड, जो कि सेल सस्पेंशन कल्चर के अंदर जरूरी होता है। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं। तो कल्चर मीडिया आर जनरली composed of inorganic salt plus a few organic nutrients, vitamins and plant hormones। अगर इसको और सिंपल वे में हम बोले तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स से मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कल्चर मीडिया या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम। आगे हम यहाँ पे अब देख पा रहे हैं एज कल्चर्स ग्रो, जैसे जैसे कल्चर ग्रो करता है पीसेस आर टिपिकली स्लाइस्ड ऑफ एंड ट्रांसफर्ड टू न्यू मीडिया। जो सब कल्चरिंग का प्रोसेस तो हमने बताया था, तो सब कल्चरिंग किसे कहेंगे? जैसे जैसे कल्चर ग्रो करता है पीसेज आर टिपिकली स्लाइस्ड ऑफ, और पीसेज जो है वो छोटे छोटे पीसेस में उन्हें काट लिया जाता है एंड ट्रांसफर्ड टू न्यू मीडिया, और उन्हें नए मीडियम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है या फ्रेश मीडियम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? सब कल्चरिंग। To allow for the growth or to alter the morphology of the culture। जो मेजर टाइप्स ऑफ मीडिया है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए वो कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। व्हाइट मीडियम, व्हाइट्स मीडियम, एमएस मीडियम, B5 मीडियम, N6 मीडियम और निस्ट मीडियम। इस तरीके से ये कुछ मीडियम्स हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लाइड के अंदर। व्हाइट मीडियम जो है इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया। जो सबसे पहले शुरुआत के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो उपयोग में लिया जाता था वो व्हाइट मीडियम है। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए जो सबसे शुरुआत में यूज में लिया जाता था वो है व्हाइट मीडियम। उसके बाद में जो है एमएस मीडियम, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है, और आज भी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जो मीडियम सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो है एमएस मीडियम। यानी कि एमएस मीडिया आज भी सबसे ज्यादा
प्लांट टिश्यू कल्चर की जितनी भी टेक्निक्स है उनमें परफॉर्म करने के लिए मोस्टली जो मीडियम या कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया जाता है वो कौन सा है? एमएस मीडियम। क्यों? क्योंकि इन सभी में केवल हम जो अंतर देखेंगे, हम अगर इनकी टेबल को टेबल को पढ़ोगे ढंग से और अगर इनकी टेबल के ऊपर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा कि इनमें कल्चर मीडियम के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चाहे वो B5 मीडियम हो, चाहे N6 हो, MS हो, व्हाइट मीडियम हो, इन सब में जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है केवल और केवल जो माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स, इनकी जो मात्रा है या इनकी जो क्वांटिटी है उसी में हमें अंतर देखने को मिलेगा, या फिर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के किसी मीडियम के अंदर मौजूद होंगे और किसी में मौजूद नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो कंपोजिशन है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम कहें निस्ट मीडियम हो, चाहे N6 मीडियम हो, चाहे B5 मीडियम हो, चाहे MS मीडियम हो, चाहे व्हाइट मीडियम हो, इन सब के अंदर अगर हम बेसिक ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सब में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इनके जो कंपोजिशन है वो अलग अलग होता है। तो इसमें से जो बेस्ट कंपोजिशन है, जिसमें सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छे रिजल्ट मिलते हैं लेबोरेटरी के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर को परफॉर्म करने में, वो है MS मीडियम। इसीलिए MS मीडियम का उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर। MS मीडियम जो नाम मिला है वो कहां से मिला है? वो मिला है क्योंकि इसको सब किसने बताया था? फॉर्मुलेटेड बाय मुराशिगे एंड स्कूग। मुराशिगे का M और स्कूग का S, इन दो रिसर्चर ने MS मीडियम जो है वो प्रिपेयर किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका मीडियम का नाम पड़ा हुआ है MS मीडियम। तो मुराशिगे एंड स्कूग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, जैसा कि मैंने अभी बोला था वो यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है, इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम। B5 मीडियम जो है वो डेवलप किया गया था गैम्बोर्ग के द्वारा फॉर सेल सस्पेंशन। किसके लिए उन्होंने किया था? गैम्बोर्ग ने किया था किसके लिए? सेल सस्पेंशन कल्चर के लिए B5 मीडियम जो है उन्होंने डेवलप किया था, एंड कैलस कल्चर, और कैलस कल्चर के लिए उन्होंने डेवलप किया था। एंड एट प्रेजेंट इट्स मॉडिफाइड फॉर यूज्ड फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और आज के समय में B5 मीडियम का जो मॉडिफाइड रूप है या उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसको किस लिए यूज में लिया जाता है? B5 मीडियम को प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए भी B5 मीडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मीडियम अगर बात करें हम N6 मीडियम की, तो N6 मीडियम में हम यहाँ देख पा रहे हैं यह जो है वो चू और उसके सहयोगियों ने फॉर्मुलेट किया था, और इसे सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं उनके एंथर कल्चर के लिए उपयोग में लिया गया था। निस्ट मीडियम जो है वो निस्ट दो रिसर्चर थे, निस्ट एंड निस्ट, उनके जरिए डेवलप किया गया था एंथर कल्चर के लिए। अब अगर हम बात करें स्टेप्स की, उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों को सभी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ये काफी अच्छी चीजें हैं जो समझने में काफी इंटरेस्टिंग भी है, और इनको समझने के बाद में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। अगर हम बात करें स्टेप्स की, तो कौन कौन सी स्टेप्स होती है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर, तो यहाँ हम देखेंगे एक फ्लो चार्ट के जरिए कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, उसके बाद कलेक्शन, आइसोलेशन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। सिलेक्ट कर लिया हमने एक्सप्लांट को, जो भी हमारी टिश्यू कल्चर की टेक्निक है उस टेक्निक के अकॉर्डिंग हमने पहले सेलेक्ट किया कि हमें क्या चाहिए एक्सप्लांट के तौर पर। उसके बाद हमें एक्सप्लांट को आइसोलेट किया और उसे हम सेलेक्ट करके लेबोरेटरी के अंदर लेके आ गए। उसके बाद हम स्टरलाइजेशन करेंगे एक्सप्लांट का, जो सरफेस स्टरलाइजेशन हमने बताया था। उसके बाद में यहां हम देख पा रहे हैं इनोकुलेशन एक्सप्लांट का। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट। इनोकुलेशन किसे बोलेंगे हमने पहले ही बता दिया, एक्सप्लांट का कल्चर मीडिया पर स्थानांतरण, यानी कि एक्सप्लांट, ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट ऑनटू कल्चर मीडियम या इनटू कल्चर मीडियम, वो क्या कहलाएगा? इनोकुलेशन। तो यहाँ पे इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट होगा। जैसे ही हमने इनोकुलेशन किया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर एक्सप्लांट का, तो उसके सॉलिड, कौन सा एक्सप्लांट का न्यूट्रिएंट मीडियम पर, सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम पर हमने जैसे ट्रांसफर किया, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इनोकुलेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसमें कॉटन प्लग लगा देते हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, और कॉटन प्लग लगा के उसे अच्छे से पैक कर देते हैं, और पैक करने के बाद में उसे हम क्या करते हैं? इंक्यूबेटर चैम्बर में रख देते हैं। इंक्यूबेटर चैम्बर में हम एक निश्चित टेम्परेचर
एक निश्चित टेम्परेचर और एक निश्चित फोटो पीरियड जो है वो हम उसमें मेंशन कर देते हैं, ताकि एक निश्चित फोटो पीरियड उन्हें मिले और एक निश्चित टेम्परेचर जो है वो उन्हें मिले। कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए हम उसे इंक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। इस दौरान हम प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करना जारी रखेंगे। हम देखते रहेंगे कि शूट्स का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हमें ऑर्गेनोजेनेसिस करवाना है तो हम देखेंगे कि शूट का डेवलपमेंट प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या और जो एक्सप्लांट है वो रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, किसके अगेंस्ट, न्यूट्रिएंट मीडियम के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा। न्यूट्रिएंट मीडियम के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या होगा, शूट या ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना। तो जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसका मतलब एक्सप्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम पर रिस्पॉन्स दे रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो हम इसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। जैसे ही कुछ टाइम के बाद में हमें लगता है कि जो कल्चर मीडियम है वो पुराना हो चुका है, तो हम उसे क्या करेंगे, नए फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। जो एक्सप्लांट है हमारा, जो ग्रोइंग कल्चर है, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे फ्रेश मीडियम पे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग करेंगे, कैलस का इंडक्शन हो जाएगा। सब कल्चरिंग करेंगे, कैलस का इंडक्शन मींस क्या है, यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हो चुकी है, जो हमने पढ़ा था री डिफरेंशिएशन। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर हम देख सकते हो उनको कि डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो इंक्यूबेशन करेंगे और उस इंक्यूबेशन की वजह से क्या होगा, इंडक्शन मिलेगा एक्सप्लांट को। उस इंडक्शन की वजह से क्या होगा, जो एक्सप्लांट है उसमें डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और वो कैलस का निर्माण कर लेगा। जैसे ही कैलस का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद में हम देखेंगे कि आगे चल के अब उस कैलस को हमें क्या करना है, रीजनरेट करवाना है प्लांट को। यहाँ पे हम जनरेट नहीं करवा रहे हैं प्लांट को, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजी है। जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं रीजनरेशन, तो रीजनरेशन ही करवाते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर या इन विट्रो कंडीशन में। हम जनरेट नहीं करते हैं, हम पहली बार प्लांट नहीं बना रहे हैं वहां पे। प्लांट हम एक्सप्लांट के, तो प्लांट बाहर लगा हुआ है तभी तो हम उसका कोई एक्सप्लांट लेकर आ रहे हैं। रूट, लीव्स, स्टेम जो हम लेकर आ रहे हैं वो कहां से लेकर आ रहे हैं, इन विवो कंडीशन से। और जब इन विवो कंडीशन से हम वो लेकर आ रहे हैं तो नेचुरल कंडीशन में पहले से वो प्लांट मौजूद है, उसे तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर लाकर उसे हम क्या कर रहे हैं, रीजनरेट करवा रहे हैं, उसे वापस से रीजनरेशन करवा रहे हैं उसे। तो इसलिए यहाँ पर प्लांट टिश्यू कल्चर के जरिए हम प्लांट को रीजनरेट करवाते हैं, ना कि जनरेट। तो यह टर्मिनोलॉजी हमेशा देखने को मिलेगी प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, रीजनरेशन। ध्यान रखने वाली बात है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनको दिमाग में रखना काफी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इंक्यूबेशन करवाएंगे, सब कल्चरिंग करवाएंगे, और सब कल्चरिंग के बाद में जो कैलस बनेगा, कैलस जो है उस कैलस को हम क्या करेंगे, इंडक्शन करवाएंगे। आगे डी डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी कि इनके अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो नष्ट हो चुका है अब। और डिफरेंशिएशन नष्ट हो चुका होता है तो हम जानते हैं कि फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या कहलाता है, कैलस। तो जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है उसे अब हम क्या कर सकते हैं, अब उसे कोई भी हम इंडक्शन दे सकते हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट का इंडक्शन दे सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो है हम उसे इंडक्शन दे सकते हैं। अगर ऑर्गन डेवलपमेंट का इंडक्शन हम उसे देंगे तो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और अगर एम्ब्रियोजेनिक इंडक्शन देंगे तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो कैलस के जरिए करवाया जा सकेगा। उसके आधार पर ही हम उन टेक्निक्स का नाम रखते हैं। अगर ऑर्गन का फॉर्मेशन करवाते हैं तो उसे कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, और अगर एम्ब्रियो का इंडक्शन करवाते हैं तो उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद जब प्लांट रीजनरेट हो जाएगा, जैसे अगर ऑर्गेनोजेनेसिस हम करवाते हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएंगे तो क्या होगा, पहले शूटलेट बनेगी, फिर शूटलेट बनने के बाद में हम उसे रूटिंग इंडक्शन देंगे। रूटिंग इंडक्शन मींस रूटिंग मीडियम के अंदर हम उस ग्रोइंग कल्चर को रखेंगे। जब रूटिंग मीडियम में रखेंगे तो रूटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान देना, जो टर्मिनोलॉजी में बोल रहा हूँ वो रूटलेट और शूटलेट। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर लेबोरेटरी में जो जिन रूट्स का जिस रूट्स का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहेंगे, रूटलेट, और शूट का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसे कहेंगे अब शूटलेट। तो शूटलेट फॉर्मेशन होगा, फिर रूटलेट फॉर्मेशन होगा, प्लांटलेट बन जाएगा, और उस प्लांटलेट के बनने के बाद में हम उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति अडप्ट करेंगे, और उस अडप्ट करने के या एक्लेमेटाइज करेंगे। और अडप्ट या एक्लेमेटाइज करने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो टर्म काम में लिया जाता है वो है हार्डनिंग। तो जैसे प्लांटलेट बना उसके बाद हम उसे हार्डनिंग करेंगे। हार्डनिंग करने के बाद में उसे जैसे एडेप्टेशन हो जाएगा उस प्लांट के अंदर, तो हम उसे ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करेंगे। और ग्रीन हाउस में जब ट्रांसफर करने के बाद में अगर प्लांटलेट वहां पर भी ग्रो कर पा रहा है, अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, तो जो प्लांटलेट है उन प्लांटलेट्स को हम ओपन मार्केट के लिए या फिर खेतों के लिए या फील्ड के लिए या किसानों के लिए हम उसे अवेलेबल करवा सकते हैं। तो यह है एक पूरा प्रोसीजर है प्लांट टिश्यू कल्चर का।
जो इस डायग्राम के जरिए भी अच्छे से देख पा रहे हो, जो अभी हमने समझा वो इस डायग्राम के जरिए बहुत अच्छे से देख पाओगे। या फील्ड के अंदर या इन विवो कंडीशन के अंदर प्लांट था। इन विवो कंडीशन में से प्लांट से हमने क्या किया, उसका एक्सप्लांट कलेक्ट किया। एक्सप्लांट कलेक्ट करके लेबोरेटरी में लेके आए, तो हम टेप वाटर से धो रहे हैं इसे। टेप वाटर से धोने के बाद में जैसे मैंने कहा था डिटर्जेंट से इन सबसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में सरफेस स्टरलाइजेशन किया हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड के जरिए। जैसे ही उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड के जरिए हमने स्टरलाइज किया, उसके बाद में हम स्टरलाइज कंडीशन है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वॉश किया। वॉश करने के बाद में जो है हमने यहाँ पे इसको ये कल्चर मीडिया बनाया। कल्चर मीडिया बनाने के बाद में टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कल्चर मीडियम को भर दिया और सॉलिडिफाइंग आगार आगार के जरिए सॉलिडिफाई कर दिया। उसके बाद में हमने एक्सप्लांट को इस पर ट्रांसफर कर दिया। एक्सप्लांट जैसे इस पर ट्रांसफर हुआ तो उसके ऊपर कॉटन का प्लग लगा दिया हमने, ताकि कंटेमिनेशन ना जा पाए हमारे ग्रोइंग कल्चर मीडियम के अंदर। फिर उसके बाद में हमने इसे इंक्यूबेटर में रख दिया, और इंक्यूबेटर में इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जहां पे हमने एक्सप्लांट इसमें डाला है, इनोकुलेशन बोलेंगे। इनोकुलेशन के बाद में हमने इसे इंक्यूबेटर में रखा। इंक्यूबेटर में किस तरीके से रखा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे भी प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है या कुछ भी प्लस माइनस लगाकर कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो इंक्यूबेटर की बात हो रही है। अगर ओवन की अगर कहीं बात करते हैं तो ओवन के अंदर हमें प्लस माइनस 2 इस तरीके का टेम्परेचर हमें लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। तो जहां भी प्लस माइनस 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो ओवन की बात नहीं हो रही है, उसे हमें किस में रखना है, इंक्यूबेटर में रखना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने 50 to 70% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर 16 घंटे लाइट के अंदर हमने उसे रख दिया है। तो इसका मतलब 8 घंटे डार्कनेस है और 16 घंटे लाइट है, वो अलग अलग हो सकता है, इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियड। उसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं शूट्स बन गई, शूट्स के बाद में रूटलेट बन गई, प्लांटलेट बन गया। इसे प्लांटलेट को हमने ग्रीन हाउस में भेज दिया। ग्रीन हाउस के बाद में इसे वापस से फील्ड के अंदर हमने भेज दिया, या मार्केट के अंदर हमें से अवेलेबल करवा दिया इस प्लांट को। तो यह एक पूरी प्रोसीजर है प्लांट टिश्यू कल्चर की। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा।